ग्वालियर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। उसकी पढ़ाई इंजीनियरिंग में हुई थी। वो बहुत मेहनत और तेज दिमाग की चिड़िया थी। वो शहर में बहुत से बिजनेस को समझने के बाद खिलौने बेचने की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के खिलौनों को बेचा करती थी। एक दिन गांव का प्रधान कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली चिड़िया के साथ पीलू की दुकान में आता है। पीलू, हमने तुम्हारे खिलौने के बारे में बहुत सुने हैं। हमें कुछ इम्पोर्टेड खिलौने दिखाओ। हम कालू की दुकान में गए थे, लेकिन हमें वहाँ कुछ पसंद नहीं आया। 10 दिन बाद हमारे घर में हमारी पोती की बर्थडे पार्टी है। रिटर्न गिफ्ट के लिए 50 खिलौने चाहिए और हमारी पोती के लिए सबसे अच्छा खिलौना उसे गिफ्ट के लिए, चाहे महंगा हो या सस्ता, खिलौना बढ़िया होना चाहिए। आप मेरी दुकान में आए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कड़क सर। बबली मैडम जी, मैं आपको खिलौने दिखाती हूँ। आप जो पसंद करोगे उसका ऑर्डर दे दीजिए, मैं आपको डिलीवर कर दूंगी। इसके बाद पीलू उन्हें बहुत से खिलौने दिखाती है। कड़क और बबली उससे बहुत खुश होते हैं और बड़ा सा ऑर्डर और एडवांस देकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर कालू जल उठता है। उसकी पीलू की दुकान के सामने ही खिलौने की दुकान थी। ये कल की लड़की पीलू की दुकान पर कड़क सेठ इतना बड़ा ऑर्डर करके गया है, इसके कारण मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ कर कचरे का ढेर बना दो। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को पूरी तरह से तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान जाती है। ये क्या हो गया है? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजड़ गई है। कौन आया था मेरी दुकान को तहस नहस करने के लिए? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं इस नुकसान को कैसे झेलूंगी? कड़क सेठ का इतना बड़ा ऑर्डर मैं कैसे पूरा करूंगी? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम अपनी मेहनत से अपने खिलौने की दुकान शुरू करके इतना अच्छा ऑर्डर ले सकती हो, तो इस मुसीबत से भी बचकर निकल सकती हो। लेकिन काका, इस नुकसान के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं कड़क सेठ का ऑर्डर पूरा कर सकूं, और खिलौना बनाने की मशीन तो है नहीं कि खिलौने बना लूं। बेटी, मैं एक प्लास्टिक की फैक्ट्री का मालिक था। अब वो फैक्ट्री बंद पड़ी है। अगर तुम उस फैक्ट्री का इस्तेमाल खिलौना बनाने में कर सको तो। पीलू को हरिया अपनी फैक्ट्री लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले ये फैक्ट्री चलाता था, लेकिन मेरी उम्र होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया हूँ। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ कर लो। फिर 2 दिन की मेहनत के बाद पीलू उन मशीन के साथ खिलौना बनाने में कामयाब हो जाती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। आपका बहुत धन्यवाद काका। अब मेरे नुकसान की भरपाई हो चुकी है और अब मैं कड़क सेठ और बबली मैडम का ऑर्डर पूरा कर सकूंगी। लेकिन कालू फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की सोचता है और वो उसकी फैक्ट्री में आग लगाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही कालू उसकी फैक्ट्री के अंदर आग लेकर घुसता है, उस पर पानी की बारिश हो जाती है और जोर जोर से सायरन बज उठता है। कालू, तुम मेरी फैक्ट्री में आग लगाने के लिए आए थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने ही मेरी दुकान को नुकसान पहुंचाए थे। कालू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कड़क सेठ के आदमी उसको पकड़कर पुलिस में दे देते हैं। कड़क सेठ अपनी पोती के खिलौने की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स लाए थे कि अब कोई फिर से मेरी दुकान में हमला करके खिलौनों को नुकसान न पहुंचा पाए। इस तरह से पीलू खिलौनों की मशीन के साथ अपना ऑर्डर पूरा करने में कामयाब होती है। पीलू खिलौनों की मशीन से खुद से खिलौने बनाने लगती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और बहुत फायदा होता है। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी।
गोवापुर गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी हनुमान जी के भक्ति करते थे। पीलू हर दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाती थी और बबलू उन्हीं के नाम का दिन भर जाप करता रहता था। पीलू, मेरा सपना है कि हम लोग भी कभी हनुमान जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाए। जी, आपके ख्याल तो बहुत अच्छे हैं। जय हनुमान जी की। जब मर्जी होगी तब वो हमारे से ऐसा इंतजाम करा देंगे। हमें तो बस उनका नाम जपते रहना है जिससे ऐसा दिन जल्दी आए। बबलू लकड़ी के फर्नीचर बनाता था और छोटे मोटे रिपेयरिंग का काम भी करता था। पीलू घर संभालती थी। एक दिन, बबलू, तुम बहुत मजबूत फर्नीचर बनाते हो जो देखने में भी अच्छे होते हैं, लेकिन सुना है तुम्हारी कमाई ज्यादा नहीं होती है, तो क्या सोचे हो आगे के लिए? हरिया भाई, कमाई करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कोई भी अकेला काम करेगा तो उसकी कमाई कम ही होगी। मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं ना। हाँ, आखिर अमीर लोग ही फैक्ट्री का सपना देख सकते हैं। हम गरीब लोगों के पास हमारे और परिवार के अलावा कोई नहीं होता है। तो कड़क सेठ कहते हैं, बबलू, मेरा ऑर्डर पूरा कर दिया क्या? जी कड़क सेठ जी, मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दिया हूँ। ये लीजिए आपके फर्नीचर। ठीक है, बिल भिजवा देना और इसके पैसे अगले महीने ले लेना। लेकिन सेठ जी, आपने तो मुझे एडवांस भी नहीं दिए हैं। ऐसे कैसे मैं इतने दिन बिना पेमेंट के रुक सकता हूँ? अरे, मैं कोई भाग नहीं जा रहा हूँ, सेठ हूँ, दे दूंगा पैसे। रात में बबलू घर आता है। बबलू जी, क्या हुआ? आज आप उदास लग रहे हैं। आज कड़क सेठ से पैसे मिलने वाले थे पीलू, लेकिन उसमें पेमेंट नहीं किया। अभी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहाँ से मुनाफा होगा, क्योंकि ग्राहक लोग टाइम पर पेमेंट ही नहीं देते हैं। उनके घर के लिए फर्नीचर बनाता हूँ, अपने घर के लिए नहीं। हनुमान जी के लिए सेवा करनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं जी, हनुमान जी सब देख रहे हैं। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देंगे। पीलू, तुम्हारे जैसी पत्नी मिलना मुश्किल है। हनुमान जी की बहुत दया है हम पर। चलो उनकी शाम की आरती करते हैं। जय हनुमान जी। एक दिन कड़क सेठ के घर जब बबलू पैसे लेने के लिए पहुंचता है, वहाँ उसे कालू मिलता है। बबलू, अभी तुम्हारा पेमेंट नहीं हो पाएगा। कड़क सेठ 5 महीनों के लिए बाहर गए हैं, उसके बाद देखेंगे। ये सुनकर बबलू दुखी होकर वापस चला जाता है। इसके बाद वो घर आकर पीलू से सब बताता है। ये अमीर लोग हम जैसे गरीबों का पैसा लूट लूट कर ही अमीर होते हैं। जब तक इनकी तरफ हम उम्मीद से देखते रहेंगे, हमें धोखा ही होता है। हनुमान जी से प्रार्थना करके हम अपनी फर्नीचर की फैक्ट्री लगा लेते हैं। पीलू, फैक्ट्री बनाने में कितना खर्चा आता है पता है? मैं तो कहती हूँ सब छोड़कर हनुमान जी से ही हम पूछ लेते हैं, वो ही कोई रास्ता सुझाएंगे। हाँ, हमारे बस की नहीं है ये मुसीबत। अगली सुबह बबलू और पीलू हनुमान जी से लगातार प्रार्थना करते रहते हैं और उन्हीं की भक्ति से हनुमान जी प्रकट होते हैं। भक्त, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। हनुमान जी आपकी जय हो। जय हो हनुमान जी की। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप बहुत दयालु हैं। अब हम पर कृपा करिए प्रभु, हमें रास्ता दिखाइए। मैं तुम्हें बांस से नाव बनाना सिखा सकता हूँ। तुम्हें लकड़ी का काम तो आता ही है। बांस की नाव तुम गरीबों को बेच सकोगे, साथ ही उस पर मोटर लगा दोगे तो बांस का मोटर नाव बन जाएगा। आपकी दया अपरंपार है हनुमान जी। हमारे मन में आपके भक्तों के लिए भंडारा करने की कामना है। आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सब अच्छा होगा पीलू। फिर हनुमान जी बबलू को जंगल भेजकर बांस बनवा लेते हैं। बबलू बांस काट कर लाता है और हनुमान जी के कहे अनुसार उन बांस को आकार देने लगता है। फिर वो
और पीलू अलग अलग साइज के टुकड़ों को जोड़ते हैं और जल्द ही एक बांस का नाव तैयार कर लेते हैं। हनुमान जी, आपकी दया से ये बांस की नाव बनकर तैयार हो गई है। ये आपकी दया के कारण ही बन पाई है प्रभु। अब तुम लोग इसका व्यापार करो। जय श्री राम। फिर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हनुमान जी ने जैसा कहा वैसा ही करते हैं। बांस की नाव को गरीबों को बेचते हैं और मोटर बांस की नाव बनाकर भी बेचते हैं। सही कह रही हो पीलू, अब मैं ऐसा ही करता हूँ। बबलू की बांस के नाव को देखने के लिए पूरे जंगल के लोग आते हैं। वाह वाह, ऐसा बांस की नाव तो मैंने कभी नहीं देखा। बबलू, तुम बहुत ही होनहार निकले। ऐसा करो, मेरा ऑर्डर लिख लो, मैं तो इन्हें एक्सपोर्ट करूँगा। वाह, बांस की नाव, कोई इसे बना भी सकता है? ये मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे 3 बांस की नाव बनाकर देना बबलू। सब हनुमान जी की कृपा है। और ऐसे ही बबलू बहुत मेहनत करके लोगों के लिए उनकी बांस की नाव तैयार करने लगता है और बहुत मुनाफा कमाता है। बबलू जी, अब तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। चलिए, अब हम हनुमान जी का गरीबों के लिए भंडारा करते हैं। जय हनुमान जी। हाँ पीलू, अब देरी नहीं करते। जय हनुमान जी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाने लगते हैं और दोनों हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। अभनपुर गांव के जंगल में संतोषी माँ की भक्त पीलू चिड़िया अपना एक छोटा सा नाश्ते की दुकान चलाती थी। उसके पति बंटी कबूतर एक मजदूरी का काम करता था। बहुत मेहनत के बाद भी उनकी कमाई नहीं होती थी, लेकिन पीलू संतोषी माँ की भक्ति में कमी नहीं करती थी। एक दिन बंटी जब अपने काम पर गया तो ठेकेदार ने सबको काम से निकाल दिया। मुझे अब नया ठेका नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं अब तुम लोगों को काम नहीं दे पाऊंगा। अब तुम लोग कहीं और काम देख लो। बंटी वहाँ से काम देखने लगता है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं देता है और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बंटी दुखी होकर अपने घर आता है। ये तो बहुत मुसीबत आ गई है कि आखिर आए दिन मकान मालिक किराया मांगने आता है, किराना वाला पैसे मांगने आता है। मेरे नाश्ते का काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। संतोषी माँ के लिए मुझे खीर पूरी और लाल साड़ी का भोग लगाना था, लेकिन पता नहीं कब मैं ऐसा कर पाऊंगी। हे संतोषी माँ, आप ही दया करो। पीलू संतोषी माँ का व्रत रखती है और उनसे कहती है, हे संतोषी माँ, मैं आपसे बस आपकी सेवा के लिए इतना मांग रही हूँ कि मैं आपको हलवा पूरी का भोग लगा सकूं और लाल साड़ी भेंट कर सकूं। मुझे पता है कि आप सब जानती है कि आपकी ये बेटी किस मुसीबत में है। उस रात पीलू को संतोषी माँ उसको नींद में दर्शन देती है। बेटी, तुमने बहुत कष्ट सही है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। मैं तेरे व्रत से बहुत खुश हूँ और अब डर मत, क्योंकि अब तेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं। तुझे एक मदद मिलेगी। और फिर माँ अंतर्ध्यान हो जाती है। अरे, मुझे संतोषी माँ ने खुद दर्शन दिए। जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माँ। उस दिन काम की तलाश में बंटी हरिया तोता के पास जाता है। हरिया काका, मुझे कुछ काम दे दो, मेरे घर की बहुत बुरी हालत है। क्या हुआ बंटी, तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो। बंटी उन्हें पूरी बात बताता है। हमारे लिए घर का खर्च भी निकालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बंटी, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? कोई भी काम दे दो काका, आजकल तो मशीन का जमाना है, हाथ से तो कोई काम ही नहीं होता है। पीलू बेटी को क्या क्या आता है ये बताओ मुझे। अचार पापड़ बना सकती है क्या? हाँ, पापड़ बना लेती है, लेकिन क्यों? मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पीलू बेटी के लिए पापड़ बनाने की ऑटोमेटिक मशीन बना कर दे सकता हूँ। इससे तुम्हारी परमानेंट आमदनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर देंगे हरिया काका तो कमाल हो जाएगा। आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। पीलू जरूर ये सुनकर खुश हो जाएगी। बंटी पीलू को एक खबर देता है। मुझे संतोषी
संतोषी माँ ने दर्शन देकर आशीर्वाद दी थी। उनका आशीर्वाद खाली नहीं गया। फिर थोड़े दिनों में हरिया ऑटोमेटिक पापड़ बनाने की मशीन तैयार कर देता है। पीलू संतोषी माता की आशीर्वाद लेती है और काम शुरू कर देती है और अपनी पापड़ की दुकान चला देती है। उसकी दुकान में सुंदरी सेठानी आती है। पीलू, तुम्हारी ये नायाब पापड़ मशीन तो मैंने कभी नहीं देखी। सब संतोषी माता की दया है सुंदरी जी। मेरे पास अलग अलग तरह के पापड़ है। ठीक है, मुझे 2 किलो मिक्स पापड़ पैक कर दो। और एक के बाद एक ग्राहक पीलू की दुकान में मशीन के पापड़ खरीदने के लिए आने लगते हैं। अब पीलू बहन, तुम्हारे पापड़ तो लाजवाब है। मेरी सहेली को भी बहुत पसंद आए। ऐसा करो, 5 किलो पापड़ दे दो। जय संतोषी माँ। बबली बहन, आप बहुत अच्छी है, ये लीजिए। और जल्दी ही पीलू को फायदा होना शुरू हो जाता है। बंटी भी उसका साथ देता था और बड़े बड़े ऑर्डर्स लेकर आता था। इस तरह से संतोषी माँ के आशीर्वाद से उनका जीवन सरल हो जाता है। संतोषी माँ, आज मैं आपके लिए हलवा पूड़ी और लाल साड़ी लाई हूँ और मैं गरीब महिलाओं को भी प्रसाद और साड़ी दूंगी। जय संतोषी माँ। जय जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना। मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पीलू, मुझे 1 गिलास जूस देना।
बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 ग्लास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे वो ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना। बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे, ये ड्रेस खराब हो गई है, यहाँ आते ही अब शगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे? क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए,
मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है? इस गांव के जंगल में यही कोई 5-10 हजार रुपए ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे तुम जैसी टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस कराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना। तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। भंडारा नगर के गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। वो लोग गरीब थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी खुशी रहते थे। बबलू एक बुनकार था और अपने एक चक्रे में बच्चों के लिए कपड़े बनाता था। उनको बेचकर वो अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कालू की दुकान उसकी दुकान के सामने थी। वो भी कपड़े बेचता था, लेकिन वो बदमाश था। एक दिन बबलू की दुकान में कड़क सेठ अपने बच्चों के साथ आता है। बबलू, पीलू, तुम लोगों के बारे में बहुत सुना है। मुझे मेरे बच्चों के लिए अच्छे कपड़े दिखाओ। सेठ जी, आप हमारे यहाँ आए, बहुत धन्यवाद। ये देखिए। कड़क सेठ जी, ये इसी चक्री से बनाए हुए हैं। हाँ, बहुत मेहनत का काम है ये। ऐसे कपड़े तो बड़े बड़े शोरूम में भी मिल जाते हैं। ये लो 2000 रुपए और इन्हें पैक कर दो। कड़क वहाँ से बहुत खुश होकर जाता है। ये देखकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। तुम लोग मेरी इस शानदार दुकान के सामने से निकल जाओ। तुम गरीबों के कारण मेरी दुकान को नुकसान हो रहा है। मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हारी दुकान तोड़ फोड़ दूंगा। शाम तक खाली करके चले जाना। उसके जाने के बाद, सुनिए जी, ये कालू तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसने तो हमें खुले आम धमकी दी है। इससे बचकर रहना चाहिए। मैं साधु बाबा जी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमें सभी मुसीबतों से सुरक्षित रखे। पीलू आंखें बंद करके साधु बाबा से प्रार्थना करने लगती है। वो लोग अपनी दुकान खाली नहीं करते हैं। इसको देखकर कालू उसी रात अपने गुंडों के साथ बबलू की दुकान में तोड़ फोड़ कर देता है। अगले दिन जब बबलू दुकान जाता है, पीलू देखो, कालू ने हमारी दुकान को तबाह कर दिया है। गरीबों का कोई नहीं होता है पीलू। आप चिंता मत करो जी, मैंने साधु बाबा जी से प्रार्थना की है। वो हमारी रक्षा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं नया चरखा कहाँ से लाऊं? नई रुई, कपास, कॉटन कहाँ से लाऊं? उसके लिए पैसे भी चाहिए। इस बदमाश ने दुकान तोड़ फोड़ दिया है, चक्रा भी तोड़ दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं तो कहती हूँ आप अपना नया चक्रा खुद बनाओ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। उसका बनाकर साधु बाबा का धन्यवाद करके हम नई दुकान शुरू करेंगे। और फिर अगले दिन बबलू नया चरखा बना लेता है और पीलू उसकी पूजा करती है और साधु बाबा जी को याद करती है। बबलू चरखे में फिर से कपड़े बनाने लगता है। जैसे ही चरखे में से रुई, कपास, कॉटन जाती है, वैसे ही वो अपने आप बढ़िया सा कपड़ा बनकर निकल आता है। इसे देखकर पीलू बहुत खुश होती है और बबलू देखता रह जाता है। तभी वहाँ पर कालू अपने गुंडों के साथ आ जाता है। बबलू, तुम्हारे पास ये चरखा कहाँ से आ गया? तू तो मुझसे भी बड़े बदमाश है। अब मैं तेरे इस चरखे को भी तोड़ दूंगा। फिर तू चरखा बनाते रहना और मैं तोड़ता रहूंगा। सुनो कालू, तुमने हमारे वैसे भी बहुत नुकसान किए हो,
तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। ये साधु बाबा जी का आशीर्वाद से बना हुआ चरखा है। अगर तुम गरीबों को साधु बाबा का आशीर्वाद होता तो ऐसी गरीबी नहीं रहते। मैं तुम्हारी दुकान फिर से तोड़ दूंगा। कड़क चरखा तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी उस चरखे से बहुत सारी जंजीरें निकलती है और कालू और उसके गुंडों को जकड़ लेती है। तभी वहाँ साधु बाबा प्रकट होते हैं। दुष्ट कालू, तू हमेशा गरीब लोगों को तंग करता रहता है। पीलू मेरी बहुत बड़ी भक्त है। वो और बबलू बहुत ईमानदार और नेक दिल के हैं। इनकी दुकान तोड़कर तूने बहुत बड़ा पाप किया है। भाग जा यहाँ से। साधु बाबा को देखकर कालू और उसके गुंडे डर जाते हैं और जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर साधु बाबा पीलू को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही दिनों में उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है और उनकी गरीबी दूर होती है। अब वो बड़ी दुकान और बहुत सारे और चरखे खरीद लेते हैं। देखा जी आपने, साधु बाबा के आशीर्वाद से हमारे कपड़े कितने अच्छे से बिक रहे हैं। हमारे दुख खत्म हो गए हैं। पीलू और बबलू ईमानदारी से मेहनत करते थे, जिसकी वजह से उनकी भक्ति रंग लाई। वो लोग पैसे वाले होने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं और फिर खुशी खुशी रहते हैं।